हेलो दोस्तों, आपका छवि केयर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी व्याकरण। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश और यूपी SSS संबंधित सभी परीक्षाओं में हिंदी एक महत्वपूर्ण विषय है जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको आज हम हिंदी व्याकरण की तरीके से सीखते हैं। हमने आपको पहले पार्ट में हिंदी से संबंधित कुछ तथ्यों को जो पढ़ाया था, आज हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। देखिए, हिंदी व्याकरण की बात करें तो इसका जो शाब्दिक विच्छेद है वि, आ और करण है। जिसकी हम अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है विशेष प्रकार करना या समझाना, यानी विशेष प्रकार से करना या समझाना इसका शाब्दिक अर्थ होता है। लेकिन परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? हम कह सकते हैं कि व्याकरण एक पुस्तक, एक ग्रंथ, एक संस्करण, एक विधा, एक रचना या एक कृत्य। यानी व्याकरण पुस्तक, ग्रंथ, संस्करण, विधा, रचना या कृत्य का नाम है जो किसी भाषा के उच्चारण और प्रयोग, लेखन, यानी किसी भाषा के उच्चारण, प्रयोग और लेखन के बारे में जानकारी देता है। इसे हम व्याकरण कहते हैं। इस व्याकरण के अंग की बात करें तो इस व्याकरण के 3 अंग हैं। एक वर्ण, एक शब्द, एक वाक्य। हम कह सकते हैं व्याकरण या भाषा का सबसे छोटा अंग वर्ण, सबसे बड़ा अंग वाक्य कहलाता है। और व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य होते हैं, जिसमें वर्ण सबसे छोटा अंग और वाक्य सबसे बड़ा अंग होता है। शब्द की बात करें, शब्द से अर्थ प्रकट हो सकता है तो इसका मतलब अर्थ की दृष्टि से व्याकरण का सबसे बहुमूल्य भाग शब्द होता है। लेकिन वाक्य से हमें भाव प्रकट होते हैं तो इसका मतलब भाव की दृष्टि से व्याकरण का सबसे मूल अंग वाक्य होता है, जिसमें आज हम शुरू करने वाले हैं वर्ण। देखिए, वर्ण क्या होता है? तो हम कह सकते हैं वर्ण एक प्रकार की मूल ध्वनि है जिसे आप तोड़ नहीं सकते या आखंडित नहीं कर सकते। जिसे आप तोड़ या आखंडित नहीं कर सकते, जो मनुष्यों द्वारा, पशु पक्षियों द्वारा उनके स्वर तंत्रियों से जिस ध्वनि का उच्चारण किया जाता है उसका लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने छोटा आ कहा तो वो ध्वनि है, लेकिन वो छोटा लिख दिया गया तो लिखित रूप है, यानी वह ध्वनि का लिखित रूप है। तो ये छोटा आ एक प्रकार का वर्ण है। इस वर्ण का जो व्यवस्थित समूह है उसी को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला कहा जाता है, जिसमें पंडित कामता प्रसाद गुरु ने वर्णमाला की संख्या 43 बताई है, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 52 है। लिखित रूप में 52 है, लेकिन पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इनकी संख्या 43 बताई है। यदि हम वर्णमाला को भाग की बात करें
तो वर्णमाला के दो भाग हैं, एक का नाम स्वर, एक का नाम व्यंजन, जिसमें स्वर को हम कहते हैं अच संस्कृत में और व्यंजन को कहते हैं हल। इसका मतलब वर्णमाला के दो अंग हैं, स्वर और व्यंजन, जिसमें स्वर को अच और व्यंजन को हल कहा जाता है। ये वर्णमाला के मुख्य भाग हैं, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं स्वर के बारे में। स्वर क्या होता है, किसे कहते हैं और इसके क्या प्रकार हैं। आइए स्वर के बारे में सीखते हैं। स्वर देखिए, स्वर किसे कहते हैं? यदि किसी भी वर्ण या अक्षर को उच्चारित करते समय या लिखते समय या कुछ बोलते समय हमें अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे हम स्वर कहते हैं, जो एकदम स्वतंत्र होता है। जैसे हमने कहा आ स्वर हुआ, लेकिन हमने कहा का, तो का में आ छिपा हुआ है, तो इसलिए यह स्वर नहीं है, यह व्यंजन है। इनकी संख्या की बात करें तो स्वर कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ और औ। ये स्वर है। इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 11 है। लेकिन कामता प्रसाद गुरु ने री को कहा ये स्वर नहीं है, इसका उच्चारण रा और ई से होता है, इसलिए यह स्वर नहीं है, तो इसलिए इनकी संख्या इन्होंने 10 बताई है। लेकिन बचपन में हम लोग स्वर तो ओ, औ के बाद अंग और आहा को भी स्वर लिखते थे, तो ये अंग और आहा क्या स्वर हैं? तो हमें पता है कि अंग और आहा ये अनुस्वर या विसर्ग हैं, जिसे किशोरी दास ने इसे अयोगवाह कहा है। अयोगवाह का मतलब होता है जिसका योग तो नहीं होता है लेकिन साथ लिखे जाते हैं। योग नहीं होता है लेकिन साथ लिखे जाते हैं, तो इसका मतलब इसका योग नहीं होता है लेकिन इसको स्वर के साथ लिखा जाता है, इसलिए इसे अयोगवाह कहा जाता है। यानी अंग और आहा जो है वो स्वर नहीं है लेकिन स्वर के साथ लिखा जाता है, इसलिए यह बन गया अयोगवाह, अंग और आहा। इसे किशोरी दास ने अयोगवाह की संज्ञा दी है। यदि हम इसके प्रकार की बात करते हैं तो स्वरों को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। पहला, जिह्वा की शीतलता के अनुसार, जिह्वा की शीतलता के अनुसार इसमें क्या है? इसमें स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, 3 भाग। जैसे हमारी ये जीभ होती है, इस जीभ के 3 अंग होते हैं। पहले हमारी जीभ का जो पहला भाग है वो अग्र भाग कहलाता है, सबसे पिछला भाग पश्च भाग कहलाता है, और ये मध्य वाला भाग मध्य भाग कहलाता है। हमने इसके नंबर भी दे दिए 1, 2, 3। तो इस प्रकार हमारी जीभ के 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। यदि हम किसी स्वर का उच्चारण करते समय जीभ के अग्र भाग
की सहायता होती है तो उसे हम अग्र स्वर, यदि किसी का उच्चारण करते समय जीभ के पश्च भाग की सहायता होती है तो उसे हम पश्च स्वर कहते हैं जिह्वा के आधार पर। जैसे हमने कहा री, तो री करने से आपकी जो जीभ है वो आगे के भाग को छू रही है, इसलिए ये अग्र स्वर है। इसे याद भी करना आसान है। जैसे हमने कहा बड़ा आ, इस बड़ा आ में क्या छिपा है? 3, तो इसका मतलब 3 नंबर का ये स्वर है पश्च। जैसे कहा हमने ओ में क्या छिपा है? 3 नंबर का स्वर। जैसे हमने कहा औ में भी क्या छिपा है? 3 नंबर, तो इसका मतलब है 3 नंबर का स्वर है। एक अपवाद की दृष्टि से देख ले, छोटा आ को मध्य स्वर कहा जाता है। बचे स्वर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ये सभी स्वर अग्र स्वर कहलाते हैं। यानी इसका निर्माण जीवा के अग्रभाग से होता है और इसका निर्माण जीवा के पश्च भाग से होता है। इसमें री भी आता है। इस प्रकार जीवा की शीतलता के अनुसार पर हम स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र, मध्य और पश्च। आइए देखते हैं एक और प्रकार से। दूसरा प्रकार है मात्रा अथवा उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार। उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार या मात्रा के अनुसार। तो इसमें मूल रूप से 2 भागों में बांटा गया। एक है हास्य, जिसे लघु, जिसे छोटा, जिसे एक मात्रिक, स्वर भी कहते हैं। और दूसरा स्वर है दीर्घ, जिसे गुरु, बड़ा, द्विमात्रिक, या संधि स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर भी कहते हैं। इनकी प्रकार क्या है? हास्य स्वरों को बोलते समय हमें एक मात्रा का ज्ञान होता है, एक मात्रा का समय लगता है, हास्य स्वर। दीर्घ स्वरों को बोलते समय हमें 2 मात्रा का समय लगता है, इसे हम दीर्घ स्वर। जैसे हमने कहा छोटा आ, तो ये आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये 4 स्वर हमेशा हास, लघु, छोटा, एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। लेकिन हमने कहा बड़ा आ, तो इस बड़ा आ का निर्माण में आ और बड़ा आ की संज्ञा आती है, यानी 2 मात्राओं का ज्ञान होता है, इसलिए इसे द्विमात्रिक स्वर। जैसे हमने कहा बड़ी ई, तो इसमें छोटी ई और बड़ी ई 2 मात्राएं होती हैं, इसलिए बड़ी ई। जैसे हमने कहा बड़ा ऊ, ओ, औ, ए, आए, ये सभी स्वर कौन से स्वर कहलाते हैं? दीर्घ, गुरु, बड़ा, 2 मात्रिक या संधि स्वर। इनकी संख्या की बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी इनकी संख्या क्या है? 7। इसमें एक और प्रकार का स्वर बताया गया है जिसका नाम रखा गया है प्रलुप्त स्वर या त्रिमात्रिक स्वर। ये इनका प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है, जैसे कहते हैं ओम, अरे, राम। तो इसका उच्चारण जो होता है वो त्रिमात्रा में होता है, इसीलिए इसे त्रिमात्रिक या प्रलुप्त स्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार मूल रूप से 2 प्रकार से, वैसे 3 प्रकार से स्वरों का विच्छेद किया गया है, विभक्त में बांटा गया है।
आशा है आपको ये सभी जानकारियाँ ज़रूर ही समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें, ताकि जो भी सब्जेक्ट हैं सभी की तैयारी इस चैनल पर आपको कराई जाएगी, इसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। थैंक यू।